हरकू जब घर आया तो आते ही उसने लावण्या से पूछा, क्या कमल और राम सिंह ने तेरे संग बलात्कार किया था? लावण्या ने कहा, ये किस तरह की बातें कर रहे हो बाबू? तुम्हारी बेटी के संग किसी ने बलात्कार नहीं किया और तेरी बेटी पवित्र है। हरकू, लेकिन उस झरने पर जहां कमल और राम सिंह की हत्या हुई, थानेदार को वहां तेरी चोली मिली थी। लावण्या, उस थानेदार की बात तू सुनता क्यों है? क्योंकि वो ही मेरी दादी का हत्यारा है। लेकिन बापू, इस समय इन फालतू की बातों को छोड़ो और मेरे संग पहाड़ी पर चलो, जहां से मेरी दादी को खाई में फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हरकू, अचानक वहां चलने की बात तू क्यों कर रही है? और वहां जाने से क्या होगा? क्योंकि इस घटना को 25-26 साल हो चुके हैं। अब वहां जाने से क्या मिलेगा? लावण्या, बापू, मेरी दादी बहुत पीड़ा में है। हमें वहां खाई में जाकर अपनी दादी के अस्थियों को तलाशना होगा और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित करना होगा, जिससे उनकी पीड़ा कुछ कम हो। और मुझसे यह बात मेरी दादी ने ही कही है, ध्यान अवस्था में। हरकू, लेकिन बेटी, क्या तुझे पक्का भरोसा है कि तेरे सपने की हर बात सच है? लावण्या, हाँ बापू, मेरे सपने की हर बात सच है, क्योंकि ध्यान अवस्था में इंसान को जो कुछ भी दिखता है वह सच होता है। हरकू, ठीक है बेटी, लेकिन बहुत कठिन है यह काम, क्योंकि बहुत पुरानी घटना है यह और बहुत मुश्किल है उसके अस्थियों का मिलना। लावण्या, वह आपकी माँ थी बापू, आपको उसी समय सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने आंख मूंद कर राम सिंह ने जो कहा उसे मान लिया। अगर आप वहां जाकर खुद जांच पड़ताल करते तो आपको सच्चाई का पता जरूर लग जाता। लेकिन उन पुरानी बातों को छोड़िए और आइए मेरे साथ और मुझे उस पहाड़ी पर ले चलिए। हरकू यद्यपि इस बात को जानता था कितने साल बाद उसकी मां की हड्डियां अब कहां मिलेगी, फिर भी बेटी की बात मानकर वह वहां उसके साथ पहाड़ी पर चला गया, जहां से कथाकथित रूप से उसने अपनी जान दी थी। लावण्या हरकू के साथ जब उस पहाड़ी पर पहुंची तो वहां से नीचे बहुत गहरी खाई थी। उसने बापू से कहा, आप यहीं बैठो बापू, मैं खाई में जाती हूँ और दादी के अस्थियां को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और ये कहकर लावण्या संभल संभल कर पहाड़ी के नीचे उतरने लगी और कोई 1 घंटे की मेहनत के बाद गहरी खाई में पहुंच गई। उस गहरी खाई में कहीं से पानी भी बह रहा था। अब आगे उसके समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने खाई में और बहते हुए पानी में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी अस्थियां नहीं दिखे। और जब उसकी बुद्धि ने पूरी तरह से जवाब दे दिया तो वह हताश हो गई, तो चुपचाप वहीं एक चट्टान पर बैठकर ध्यान मग्न हो गई। फिर थोड़ी देर तक ध्यान में बैठे रहने के बाद अचानक उसकी बंद आंखों से एक ज्योति निकली, जो थोड़ी दूर चलते चलते एक स्थान पर जाकर रुक गई और वहां थोड़ी देर तक चारों ओर गोल गोल घूमने के बाद लुप्त हो गई। लावण्या ने उस ज्योति को नमन किया और अपनी आंख खोल दी और फिर उस ज्योति की दिशा में उस स्थान तक गई जहां पर वह ज्योति गोल गोल घूमने के बाद गायब हो गई थी। और जब उस स्थान पर लावण्या ने गहन छानबीन की तो उसे दादी की अस्थियां मिल गए और तभी उसको ध्यान में आया कि उसके पास कोई हांडी तो है ही नहीं। तब उसने अपने दुपट्टे में ही अस्थियों को रख लिया और हौले से एक गांठ बांध ली और फिर धीरे धीरे संभल संभल कर पहाड़ी के ऊपर आ गई और बापू से बोली, बापू, दादी की अस्थियां मिल गए, हमें इन्हें गंगा में प्रवाहित करना होगा। और फिर दादी की अस्थियां लेकर जब लावण्या अपनी झुग्गी पर आ रही थी तो उसने दूर से ही देखा कि थानेदार भोलू वहां पहले से ही मौजूद था। थानेदार हरकू से, तुमने 2 घंटे में कहा था आने को और सारी बातें सच सच बताने को, और तू यहाँ अपनी बेटी के साथ सैर सपाटा कर रहा है और मस्ती मार रहा है। और फिर जमीन पर अपना डंडा पटक कर सिपाही सलीम से बोला, इन बाप बेटी को जीप में बैठा, अब इन दोनों से थाने में ही पूछताछ करूंगा। हरकू बोला, साहब, हम अपनी बेटी के साथ कहीं घूमने नहीं गए थे, बल्कि अपनी माँ के अस्थियों को चुनने गए थे। थानेदार, क्या बोला? माँ की अस्थियां चुनने गया था? मतलब उस रमिया को जिसे मरे 25 से 26 साल हो गया है, उस रमिया का जिसने अपने पति का खून कर दिया था? कहीं पागल तो नहीं हो गया है तू? जवाब लावण्या ने दिया, हाँ, मैं अपनी दादी की अस्थियां चुनने गई थी अपने बापू के साथ, जिससे उनकी मरी हुई आत्मा को शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले। थानेदार भोलू ने एक बार फिर से सिपाही सलीम से कड़क आवाज में कहा, देखता क्या है, बाप बेटी को गाड़ी में बिठा। और तब सलीम हरकू को
जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है और हरकू के गाड़ी में बैठते ही थानेदार लावण्या की ओर मुखातिब होकर उससे कहता है, मरे हुए की आत्मा की शांति की बात मत कर, बल्कि वो जिंदा है उसके बारे में सोच। यह कहकर थानेदार भोलू लावण्या के जिस्म से उसका आंचल खींचने लगा। छोड़ कमीने, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो कमल का हुआ और राम सिंह का हुआ। लावण्या ने अपने आंचल को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही मालूम है कि तूने ही कमल और राम सिंह को मारा है, क्योंकि जिस लड़की की मां ने अपने पति का खून कर दिया हो उसकी बेटी भी खूनी ही होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, हम पुलिस वाले हैं और खून करने वालों से किस तरह निपटा जाता है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। और चूंकि तेरी माँ खूनी और हत्यारन थी, इसलिए उसको सजाए मौत तो मिलना ही था। बस फर्क इतना रहा कि उसको सजाए मौत कानून ने नहीं बल्कि मैंने दी, और तूने तो एक नहीं बल्कि दो दो खून किए हैं, इसलिए सजाए मौत तेरे को भी मिलनी है। लेकिन तुझको भी सजा कानून नहीं बल्कि मैं दूंगा। लेकिन इस सजा को देने से पहले तेरी मासूम जवानी को निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि मैं भी तो जरा देखूं इस मासूम से जिस्म में कितनी ताकत है, जिसने इतनी बेरहमी से कमल और राम सिंह को मार दिया। और यहाँ गांव वाले यह समझ रहे हैं कि कमल और राम सिंह को किसी जंगली जानवर ने मारा है। इस भोली सूरत के पीछे का चेहरा कितना क्रूर है यह तो सिर्फ थानेदार भोलू सिंह ही जानता है। लेकिन ये बात भी सही है कि तेरे इस मासूम चेहरे और तेरी इस मस्त जवानी को देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा कि तू एक खूनी है और तूने बड़ी बेरहमी से दो दो कत्ल किए हैं। यहाँ तक कि जज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा। लेकिन सच तो सच ही है और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। और इतना कहकर थानेदार ने उसके आंचल को पकड़कर इतने जोर से खींचा कि वह बीच से फट गया और दादी के सारी अस्थियां जमीन पर बिखर गए। थानेदार भोलू सिंह ने जब लावण्या के आंचल से गिरे हुए दादी की अस्थियों को देखा तो एक पल के लिए वह भी दहशत में आ गया। लावण्या ने जल्दी से अपने फटे हुए आंचल में उन्हें समेटा और उनकी पोटली बनाकर झुग्गी से बाहर उस जगह रख दी जहां उसने सोने का हार और अंगूठियां छुपा कर रखा था। उधर थानेदार भोलू सिंह कुछ देर के लिए विचलित जरूर हुआ, लेकिन उसने तुरंत लावण्या को पकड़ लिया और उसको अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी तो अपनी माँ जामुनी से भी ज्यादा खूबसूरत है। लावण्या ने उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाई। तब हार मानते हुए उसने भोलू से कहा, कमीने, बाप के सामने बेटी के साथ इस तरह की गंदी हरकतें करते हुए कुछ शर्म कर। और फिर उसे धक्का देकर धीरे से बोली, यहाँ खुले में नहीं, अंदर चल। भोलू खीस निपोड़ते बोला, ओफ, अगर यह बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। और फिर खुश होकर उसने लावण्या को छोड़ दिया। लावण्या जानती थी कि जिस भोलू थानेदार ने मेरी दादी माँ का बलात्कार किया है और बाद में उसको मारकर उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया, वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वर्दी के रोब के आगे हर कोई बेबस हो जाता है। और दूसरी बात यह कि झड़ने पर तो वह अकेली थी और उस समय बापू नहीं थे। लेकिन यहाँ बापू के साथ होने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि पिता के सामने कोई उसकी बेटी का बलात्कार करे यह बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। और उसे इस बात का डर था कि कहीं बापू के सामने वो ही उसकी इज्जत ना उतारने लगे, और इसलिए उसने अपने दिमाग से काम लिया और चुपचाप झुग्गी के अंदर चली गई और चीखने चिल्लाने के बजाय खुद ही एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगी। भोलू ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ कि यह लड़की इतनी आसानी से सरेंडर कर देगी। लेकिन सच उसकी आंखों के सामने था। तभी लावण्या ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि इस समय मैं तेरे मजबूत हाथों से अपनी इज्जत बचा नहीं सकती, और इसलिए मैं खुद ही अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। इसलिए इस तरह घूर घूर कर मत देख, बल्कि अपनी हर चाहत पूरी कर ले, लेकिन उसके बाद मेरे बापू को छोड़ देना। और यह कहकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान अवस्था में आ गई।